इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है 26 नवंबर से सीएचओ एग्ज़ाम के डीवी शुरू हो रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस बीच बहुत साथियों को अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं, तो वो डाउट कौन कौन से हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बात करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 26 नवंबर से आपके जीएनएम के भी स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो वो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से कैसे फिल करना होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जीएनएम के भी डीवी शेड्यूल जब भी जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। एनएचएम के किसी भी कैडर को लेकर, चाहे वो डीवी को लेकर अपडेट आए, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर अपडेट आए, टाइपिंग टेस्ट को लेकर अपडेट आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब देखो 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आपका डीवी आयोजित हो रहा है। इस बीच किसी स्टूडेंट को यह डाउट आ रहा है कि मेरा डीवी 27 को है, लेकिन उस समय मेरा कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई और भी कारण है जिस वजह से मैं अपना डीवी नहीं करवा सकता हूं, तो क्या मैं 28 को जाकर डीवी करवा सकता हूं? ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपका जो समय दे रखा है, देखो डीवी की पीडीएफ की लिस्ट अगर आपको नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वह मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप बोर्ड की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और विभाग की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर वहाँ आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए। पीडीएफ में आपके नाम के आगे डेट और समय दोनों लिखा होता है, क्योंकि डीवी आपके 26 से लेकर 1 दिसंबर तक आयोजित होगी और कुछ के 10 AM में तो किसी का टाइम है 2 PM। अब आपका कौन सा टाइम है, कौन सी डेट है, वो आपके नाम के सामने लिखा हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हमने स्क्रूटिनी फॉर्म तो भरा लेकिन हमारा पीडीएफ में नाम नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, आप कंप्लीट पीडीएफ नहीं चेक कर रहे, इसलिए आपको नाम नहीं मिल रहा। आप क्या कर रहे हैं, अपने रोल नंबर के स्टार्टिंग के 2 डिजिट देख रहे हैं। जैसे ही 2 डिजिट जो स्टार्टिंग है वो गायब हो जाते, आप देखना बंद कर देते, लेकिन ये आपको पता नहीं है। जैसे कि आपके स्टार्टिंग के 2 डिजिट है वो 26 से शुरू हो रहे, तो आप 26 के स्टार्टिंग के दे रहे। जैसे 27 आया आपने पीडीएफ बंद कर दी। आपको पीडीएफ बंद नहीं करनी है, क्योंकि एक बार 27 का काउंट होगा, फिर 28 का आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 31, इस तरह से 33, 34 तक आएगा, फिर वापस से 26 से काउंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 4 बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग रोल नंबर। स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट से आप चेक करें तो वो आपको पता नहीं है, अलग अलग जगह 4 बार लिखा हुआ है। इसलिए आप एक बार पूरी पीडीएफ चेक कर लीजिए, फिर आपको अपना रोल नंबर जरूर मिलेगा। अब जिन स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हमारी जिस डेट में डीवी है उस समय हम डीवी नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे किसी के कोई भी कारण हो सकता है, किसी का एग्जाम हो सकता है या किसी भी कोई कारण हो सकता है, तो उस कंडीशन पर आपका क्या होगा, डीवी अलग से आपके लिए शेड्यूल आ जाएगा। यानी कि अभी तो विभाग द्वारा 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक डीवी आयोजित किया जाएगा। उसके बाद विभाग द्वारा एक और लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट होगी। उसमें वो बता देंगे कि 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक सीएचओ एग्जाम की जो डीवी आयोजित हुई है उसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट इस प्रकार है, और उनको भी एक डेट दे रखी होगी कि उस डेट में अपना डीवी करवाएं। अगर उस डेट में भी फिर आपने डीवी नहीं करवाया तो फिर आपकी पात्रता पर आगे विचार नहीं किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। यानी कि जिसके भी अगर कोई एग्जाम आ रहा है या किसी भी कारणवश डीवी नहीं करवा पा रहा है तो कोई बात नहीं, 1 दिसंबर के बाद एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट आएगी, यानी कि आपको एक और मौका दिया जाएगा जिसमें आप डीवी नहीं करवा पा रहे, फिर उसमें आप जाकर डीवी करवा सकते हो। उसके बाद वापस से मौका नहीं दिया जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये डाउट आ रही है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन वाला लेके जाना है, यानी सॉरी अटेस्टेशन फॉर्म वाला लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, या फिर ये दस्तावेज लेके जाना है या नहीं वो दस्तावेज, इस तरह के डाउट आए। अब देखो, मेरा मानना है कि आप डीवी के समय जाओ, अगर आपके पास 3-4 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ना तो वो पूछेंगे कि भाई ये एक्स्ट्रा क्यों लेके आए, ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा आप 3-4 ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके आओगे तो वो आपका डीवी नहीं करवाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है, अगर 3-4 दस्तावेज कम पड़ गए तो फिर वो आपको एक डेट देंगे कि उस निश्चित टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो दस्तावेज दिखाने होंगे, तभी आपकी पात्रता पर आगे विचार किया जाएगा। यानी इससे अच्छा है आप इधर इधर पूछो, उससे अच्छा आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट में डाउट लगे कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना है तो उस कंडीशन पर आप उसको साथ लेके चले जाइए, क्योंकि 2-3 दस्तावेज का तो कोई भार होगा नहीं। तो फिर इससे अच्छा आप साथ ही लेके जाओ, अगर मांगे तो दिखा देना, नहीं मांगे तो कोई बात नहीं, आप वापस लेके आ जाना। और अगला डाउट स्टूडेंट को ये आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि हमारी मार्कशीट ओरिजिनल आई नहीं, प्रोविजनल है, तो क्या हमारा डीवी नहीं होगा। अब देखो, इसका प्रॉब्लम सॉल्व आप विभाग ही कर सकता है, इसके लिए आप विभाग से बात कीजिए
या फिर जब डीवी होगा तब आप दिखा दीजिए कि हमारे पास, क्योंकि अभी आपके पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल है नहीं, तो प्रोविजनली जाके दिखाइए। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर सोचने बैठोगे तो सोचते सोचते आपके पास ओरिजिनल कहीं से आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो अब आपके पास जो भी है वो लेके जाइए, वहाँ आपका विभाग अपने आप सॉल्व कर देगा, वो बता देंगे। अगर काम चलता है ठीक है, नहीं तो फिर वो एक टाइम पीरियड दे देंगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपको ओरिजिनल भी दिखानी होगी। और इसके अलावा आपको क्या क्या लेके जाने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डीवी कहाँ होगा, कुछ स्टूडेंट ये करें जबकि आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है डीवी कहाँ होगा। उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीपू झालाना डूंगरी जयपुर के DMHS हॉल में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज और दस्तावेजों की शव हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र और स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अब आपको मैं बता देता हूँ, CHO से पहले जो 9 कैडर के डीवी का शेड्यूल जारी हुआ था, उनका डीवी कहीं और हो रहा है और इनका डीवी कहीं और हो रहा है। तो CHO का डीवी है वो झालाना डूंगरी जयपुर में आयोजित किया जा रहा है DMH हॉल में। और आपको क्या क्या लेके जाने हैं, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने, और उस पर आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने CHO एग्जाम का फॉर्म फिल किया वो लेके जाना है। अब अगर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, गुम हो गया, तो कोई बात नहीं, आप SSO ID लॉगिन कीजिए। SSO ID लॉगिन कीजिए, वहाँ माई रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आएगा। माई रिक्रूटमेंट में देखिए CHO एग्जाम के सामने आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू एप्लीकेशन का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेके जाना है। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने SSO ID के माध्यम से फिल किया था, उसको भी आपको प्रिंट निकाल कर लेके जाना है। अगर आपने जब स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया तब आपने PDF डाउनलोड नहीं किए, तो अभी भी SSO ID पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिल स्क्रूटनी फॉर्म का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपका वहाँ PDF अवेलेबल रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आपको लेके जानी होगी। इसके अलावा आपको जो दस्तावेज है वो किस क्रम में रखा हुआ है ये भी आपके लिखा हुआ है इस PDF में। आप देख सकते हैं चेकलिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि संलग्नानुसार क्रम से दस्तावेज लेकर उपस्थित हो, यानी कि आपको जो जो दस्तावेज चाहिए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये आपको इस क्रम में रखने हैं। यानी कि 1 नंबर पर आपको क्या रखना होगा, मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी कि यहाँ बात हो रही है 10th क्लास की। 10th क्लास की अंक तालिका आपको सबसे ऊपर रखनी होगी। 2 नंबर पर दे रखा हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटर, यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका रखनी होगी। 3 नंबर पर है उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, और 4 नंबर पर है उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। यानी कि कहीं कहीं पर आप देखते हैं बोर्ड द्वारा अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है, तो किसी किसी बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं। तो जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है तो उन्हें फिर वो एक ही दिखाना होगा, और जिनके अलग अलग होते हैं तो फिर उन्हें वो दोनों दिखाने होंगे, क्योंकि अंक तालिका आपके मार्क्स के लिए देखे जाते हैं और प्रमाण पत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने। जिनके एक साथ होंगे तो फिर उनके एक साथ ही लिखे होंगे डेट ऑफ बर्थ और अंक तालिका, जिनके अलग अलग होंगे तो उनके अलग अलग लिखे होंगे। इसके बाद जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसकी अंक तालिका, फिर चाहे वो आपने GNM का रखा हो, BSc नर्सिंग का रखा हो, पोस्ट बेसिक का रखा हो, BA MHS का रखा हो या CCH का रखा हो, यानी कि आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसमें अगर आपके 2 सेमेस्टर हैं या 4 सेमेस्टर हैं या 6 सेमेस्टर हैं तो इन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका आपको क्रम से रखनी होगी। सबसे ऊपर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, जितने भी सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको अंक तालिका रखनी होगी। इसके बाद आपको RNC का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का या फिर राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या फिर अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो भी लागू होता है वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं, फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होते हैं। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र या अंक तालिका या प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद जो भी आपने कोर्स कर रखा उसकी अंक तालिका के बाद उसमें चाहे आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, फिर चाहे वो GNM हो, BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक हो, BA MSH हो, BPSc CH हो, वो आपको लेके जाना है।
इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। अब देखो, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी से हो, OBC नॉन क्रीमी से हो या MBC नॉन क्रीमी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। शपथ पत्र के माध्यम से भी मैक्सिमम 3 साल तक काम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर पॉइंट पर जाति शपथ पत्र, यानी कि जिनका अगर जाति प्रमाण पत्र जो OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी के हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो अगर शपथ पत्र दिखाना चाहते हैं तो उसके नीचे फिर वो जाति शपथ पत्र रखेंगे। इसके बाद आपका आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आप राजस्थान के निवासी हो ये प्रूफ करने के लिए बनाना होता है। ये आपका एक बार बना होता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे SC के हो, ST के हो, EWS के हो, OBC के हो या MBC के हो। अब देखो, नॉन TSP वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र है, TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र और शहरी क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र। आपका चरित्र कैसा है ये जानने के लिए 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो इसके नीचे आपको चरित्र प्रमाण पत्र रखना होगा। उसके बाद आपको नीचे रखना होता है विवाह प्रमाण पत्र। अब देखो, 2006 के बाद विवाह हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं, वो आपको दिखाना होगा। अगर आपका विवाह 2006 से पहले हुआ है तो इसका भी फॉर्मेट विभाग ने अवेलेबल करवा दिया होगा आपको, तो उस फॉर्मेट में जो दे रखा है वो डाटा आपको फिल करके वहाँ लेकर जाना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर 1/6/2002 और आफ्टर 1/6/2002, यानी कि 1 जून 2002 से पहले और 1 जून 2002 के बाद आपके बच्चों की संख्या कितनी है वो लिखना है। फिर चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र है वो भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आप पर जो भी प्रमाण पत्र लागू हो रहा है जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, चाहे वो आपने तलाक डिग्री में कर रखा हो या विधवा में कर रखा हो या स्पोर्ट्स पर्सन में कर रखा हो या PH कैंडिडेट में कर रखा हो या भूतपूर्व सैनिक में कर रखा हो, जिसमें भी कर रखा हो उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आपको अटेस्टेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लेके जाइए, 1 पेज ज़्यादा होने से कोई भार तो होगा नहीं। इसके बाद हस्तलिखित आपने देखा होगा फॉर्मेट में, एग्ज़ाम का नाम, कौन से एग्ज़ाम का DV करवा रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम वही लिखना है जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है वही। इसके बाद आपको हिंदी में ऊपर पैरा दे रखा होता है, इंग्लिश में पैरा दे रखा होता है, नीचे खाली जगह होती है, वहाँ खाली जगह आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना होता है। आपका नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम और एग्ज़ाम का नाम, यही चीज़ इंग्लिश में लिखनी होती है और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद एक शपथ पत्र आपका कूट रचित, यानी कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही हैं। अगर कोई दस्तावेज जाली या फर्जी पाया जाता तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखा जाता है, वो आपको लेकर जाना। और उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई भी अन्य प्रमाण पत्र है और वो आप अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो आप उसके नीचे रखेंगे। तो ये चेकलिस्ट है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चेकलिस्ट संलग्नानुसार क्रमश से दस्तावेज लेकर उपस्थित हो, यानी कि ये दस्तावेज आपको लेकर उपस्थित होना है। अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिनका भी DV 26 नवंबर को है वो एक बार DV करवाने के बाद हमारे साथ अनुभव जरूर टेलीग्राम पर शेयर करें, ताकि आगे जिनका भी DV है उनको भी पता चल सके कि जिनका 26 को हुआ उनसे क्या क्या दस्तावेज मांगे गए हैं, कोई दस्तावेज नहीं हुआ तो क्या किया गया है, ये सभी जानकारी उनके साथ हम भी शेयर कर सकते हैं।